हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लासेस। सारन गुरु के इस डिजिटल दुनिया में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चंचला तिवारी आपके लिए फिर से इंग्लिश की क्लासेस लेके आई हूँ। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के बुक से, आपके पैनोरमा बुक से एक भी पोइट्री नहीं हो पाई है। तो आज जो है, जो फर्स्ट पोइट्री आपके क्लास 10th के बुक में है, आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। तो उस पोइट्री का नाम जो है आपको पता है क्या है? गॉड मेड द कंट्री। ठीक है। और इसके जो पोएट हैं उनका नाम है विलियम कूपर। ये जो आप लिखा हुआ है, इट्स विलियम कूपर, कॉपर नहीं है ये, विलियम कूपर है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बट बिफोर दैट, एज यू ऑलवेज एज यू ऑल नो दैट, एक कोटेशन के साथ हम लोग शुरू करते हैं। तो टुडेज कोटेशन इज, आई वॉन्ट टू टर्न द क्लॉक बैक टू व्हेन पीपल लिव in small villages and took care of each other. I want to turn the clock back. I want to turn the clock back when people lived in small villages and took care of each other. तो ये इसका मतलब ये है कि मैं चाहती हूँ जो घड़ी है उसकी सुई को पीछे घुमाया जाए, जब सभी लोग गांव में रहते थे। और गांव में रहने की जो एक खास बात होती है वो ये होती है कि लोग एक दूसरे का केयर करते थे। स्मॉल प्लेसेस में लोग एक दूसरे को जानते हैं, उनके अगल बगल कौन रहते हैं उनको पता होता है, एंड दे टेक केयर एंड दे केयर फॉर ईच अदर्स वेलबींग, विच इज़ वेरी गुड इन अ विलेज। तो दिस इज अ कोटेशन बाय पीट शिगर। तो आप इसको देख सकते हो। नाउ लेट्स मूव टू आवर पोएट, ही इज विलियम कूपर। और सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विलियम कूपर के बारे में कि ये क्या है, कौन है। सो एज यू कैन सी दैट विलियम कूपर बॉर्न ऑन 1731। ये सारे इंफॉर्मेशन आपके बुक में दिए हुए हैं ऑलरेडी। सो जब आप पढ़ोगे तो यू कैन सी। एंड ही डाइड ऑन 1800। ही वॉज अ ब्रिटिश पोएट। क्वेश्चन में कम कि ये किस तरह कहाँ के पोएट थे, तो यू कैन ऑलवेज आंसर दैट ही इज अ ब्रिटिश पोएट। बॉर्न कब हुआ है? 1731 में, एंड ही डाइड ऑन 1800। ओके, द पोएट हैड रिटन अबाउट रूरल लाइफ। द पोएट हैज रिटन अबाउट रूरल लाइफ एंड नेचर लाइक वर्ड्सवर्थ। ये वर्ड्सवर्थ जो है ये एक दूसरे पोएट का नाम है। ही इज ऑल्सो अ पोएट, विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि नेचर, प्रकृति के कवि माने जाते हैं। एंड ही, विलियम कूपर, इज ऑल्सो लाइक वर्ड्सवर्थ, जिन्होंने प्रकृति के बारे में, रूरल लाइफ का मतलब होता है ग्रामीण जीवन जो होता है उसके बारे में कविताएं उन्होंने लिखी हैं। He describes the simplicity of common villagers. He describes the simplicity of common villagers. Common villagers जो आम गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी का मतलब होता है जो उनका साधारण रूप है, उसके बारे में उन्होंने, विलियम कूपर ने डिस्क्राइब किया है कि वो कैसे होते हैं, वो किस तरह से रहते हैं। इसी के बारे में इस कविता में डिस्क्राइब किया गया है। So this is about Mr. William Cooper, who is the poet of the poem God Made the Country. अब before starting the poem, let me ask you few questions. आप सभी मैक्सिमम बच्चे जो हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हो, आप सभी रूरल एरिया से आते हो, तो आपको जरूर इस क्वेश्चंस को देख के कुछ इंटरेस्ट आएगा। तो आपके क्वेश्चंस जो हैं, डू यू लाइक योर विलेज? क्या आपको आपका गांव पसंद है? डू यू लाइक योर विलेज? आप इसके आंसर जो है साथ साथ अपने कॉपी में लिखते जाओ। हैव यू एवर बीन टू एनी टाउन? क्या आप कभी भी किसी टाउन में गए हैं? जो बच्चे गांव में रहते हैं, क्या वो कभी किसी शहर में गए हैं? और जो शहर के बच्चे हैं, क्या वे कभी गांव में गए हैं? सो कैन यू मेंशन थ्री डिफरेंसेस? कैन यू मेंशन थ्री डिफरेंसेस बिटवीन योर विलेज एंड द टाउन विच यू हैव बीन विजिटेड? आप अगर किसी गांव में गए हो तो वहां, और गांव में रहते हो तो फिर शहर से, उस शहर और गांव के बीच के तीन डिफरेंसेस को आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपने गांव में, आपके गांव की क्या खासियत है। आप अगर शहर गए हो तो आपने क्या अंतर पाया है। तो इस तरीके से आप इस दोनों क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स मुझे लिख करके बताइएगा। जैसे आई लाइक विलेजेस बिकॉज आई स्टे इन अ टाउन,
तो मुझे वहाँ एनवायरनमेंट जो होता है, जो वहाँ का पर्यावरण होता है, बिकॉज वहाँ पोल्यूशन बहुत कम होते हैं, भीड़ भाड़ कम होते हैं, तो ये जो एनवायरनमेंट है ये बहुत अच्छा लगता है। शहर में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, लोगों को एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता, तो ये सारी डिफरेंसेस है। आपको क्या डिफरेंस मिला है वो आप लिख करके हमें ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट अस डिस्कस सम ऑफ द वर्ड्स। ओके, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। ये जो 4 लाइनें आपको दिख रही है, दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। लेकिन इसके पहले आप ये सारे वर्ड्स देख लीजिए, बिकॉज पोएम को पढ़ने के पहले आप अगर उसके डिफिकल्ट वर्ड्स या जो आपको अलग शब्द मिलते हैं जो लगता है कि इसके मतलब नहीं पता है, तो पोएम को भी पढ़ के आपको समझ में नहीं आएगा। तो उसके पहले ही हम लोग जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसके मीनिंग देख लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है वर्च्यू। वर्च्यू जो आपको देखिए आप पोएम में आपको वर्च्यू लाइन में मिल रहा है या नहीं। तो वर्च्यू का मतलब होता है सदाचारी। ओके, बिटर का मतलब कड़वा, जैसे बिटर गार्ड कड़ेले को बोलते हैं। ड्रॉट यानी प्रारूप। थ्रेटेंड यानी किसी को धमकी देना, किसी को डराना धमकाना जो है वो थ्रेटेंड यानी होता है धमकाना। तो अब हम लोग फर्स्ट स्टैंजा जो है पोएम का वो देख लेते हैं। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। अच्छा, एक बात और मैं आपको पहले स्टार्ट करने के पहले बता दूं, यहाँ जो आपको ये कंट्री दिख रहा है, दिस कंट्री इज नॉट देश, मतलब वो वाला देश नहीं है जैसे हमारी कंट्री का नाम इंडिया है। तो यहाँ पे देश से इसका मतलब है गांव। अगर आप कभी बाहर गए हो, बिहार से बाहर गए हो, तो बहुत सारे जगह पे जो गांव लोग जाते हैं बाहर से, तो लोग उनको वो बोलते थे पहले के लोग कि देश जा रहे हैं हम लोग, अपने घर जा रहे हैं। तो गांव को जो है कई जगह देश के रूप में, अपने घर के रूप में चिन्हित या संबोधित किया जाता है। तो यहाँ पे भी पोएट जो है इस कंट्री से यहाँ पे मतलब है एक विलेज, एक गांव को कंट्री कहा जा रहा है। तो आप इससे कंफ्यूज मत होना कि किसी देश की बात हो रही है। और टाउन तो आपको पता ही है, शहर, जो टाउन है इसका मतलब है शहर। तो यहाँ पे पोएट जो है वो दो एक शहर और एक गांव के परिवेश को तुलनात्मक रूप से इस कविता के थ्रू बताना चाह रहे हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा जो है, पहला जो स्टैंजा है, जैसे प्रोज जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो लाइंस एक साथ होती हैं उसको हम लोग पैराग्राफ बोलते हैं, और जो पोएम होती है उसमें जो लाइंस के समूह होते हैं उसको हम लोग स्टैंजा बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज है उसके यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो पोएट बोल रहे हैं द गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। गॉड, गॉड यानी तो आपको पता ही है, गॉड भगवान, ईश्वर, मालिक, जो भी आप इनको नाम देना चाहे। तो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। What wonder then that health and virtue gifts that can alone make sweet the bitter draught that life holds out to all should most abound and least be threatened in the fields and groves. So यहाँ पे poet जो है, आप पहली लाइन ही पढ़ो, God made the country. See how the poet is beautifully comparing the village made by a God. उनका सोचना है, उनका मानना है कि जो गांव है उसको ईश्वर ने स्वयं बनाया है, उसको किसी इंसान ने नहीं बनाया। तो जो चीज ईश्वर के द्वारा निर्मित है वो कितनी खूबसूरत हो सकती है। इसी से आप अंदाजा लगाइए कि उनके नजर में, एक कवि के नजर में जो गांव है वो कितना खूबसूरत है, क्योंकि उसको ईश्वर जो है वो डायरेक्ट बना रहे हैं। तो गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। टाउन जो है वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, उसको डिजाइन किया गया, प्लान किया गया, यहाँ ये होगा वहां ये होगा। तो फर्स्ट जो ब्यूटी ऑफ अ विलेज शो करने की कोशिश पोएट के द्वारा है वो यही बोल करके है कि गॉड मेड द कंट्री, ओके, एंड मैन मेड द टाउन। व्हाट वंडर देन दैट हेल्थ एंड वर्च्यू गिफ्ट्स। तो जब इसमें क्या ही आश्चर्य की बात है, वंडर का मतलब होता है आश्चर्य, तो इसमें क्या आश्चर्य है कि गांव के लोग के पास वर्च्यू है। वर्च्यू का मतलब आपको मैंने बताया ना, सदाचारी, जो गिफ्टेड होते हैं, तो उनके पास वरदान है। वर्च्यू का मतलब एक तरह से वरदान हुआ। किस चीज का वरदान है? हेल्थ एंड गिफ्ट्स, वर्च्यू, अच्छे गुणों का, सद्गुण का गिफ्ट। ईश्वर ने जिस जगह को बनाया है तो वहां के लोगों को भाई ईश्वर वरदान तो देंगे ही। उन्होंने उनको अच्छे स्वास्थ्य का, अच्छे गुणों का वरदान जो है ईश्वर ने दे करके भेजा है। इसमें कोई आश्चर्य की बात कवि के अनुसार नहीं है। दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्रॉट। अगर किसी के पास हेल्थ का वर्च्यू है, सद्गुण है, अच्छे गुण है, किसी के पास अच्छी चीजें, अच्छा सोच है, अच्छा ज्ञान है,
और साथ में स्वास्थ्य। तो इस दो चीजों से बड़ा ये दो अकेले ही हर बिटर ड्रॉट को, हर कड़वे सोच को जो है या खराब चीजों को जो है वो स्वीट, मीठा बना सकता है, अच्छा बना सकता है। कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो आप सबसे ज्यादा धनी व्यक्ति हैं। और किसके पास स्वास्थ्य है? गांव के लोगों के पास हेल्थ है। तो सबसे ज्यादा धनी कौन है? द पीपल हु आर स्टेइंग इन अ विलेज। दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल शुड मोस्ट अबाउंड। तो उनके पास जो लाइफ है, जो लाइफ किसके पास? विलेजर्स के पास। जो विलेजर्स हैं उनके पास जो लाइफ है वो क्या है? वो बहुत ही अबाउंड यानी भरपूर है। वो उसमें कोई कमी, किसी भी प्रकार की कमी पोएट को दिखाई नहीं दे रही है। एंड लीस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रोव्स। इसलिए उनको थ्रेटेंड का मतलब आपने पहले ही देखा, धमकी। उनको कोई डर नहीं है, उनको किसी चीज का डर नहीं है, कोई उनको धमकाने वाला नहीं है, क्योंकि उनके खेत अपने हैं, उनके जो फसल है वो अपने उपजाते हैं। तो उनको किस बात की धमकी, कौन क्या ही डरा देगा कोई। तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा जहां पोएट बताना चाहते हैं कि जो गांव है उसको किसने बनाया है? गॉड ने, ईश्वर के द्वारा स्वयं भू, जो खुद ही बना हुआ है, ईश्वर ने उसको बनाया है। और टाउन को किसने बनाया है? तो इंसानों ने बनाया है। तो ऑब्वियसली भगवान ने जो चीज बनाई है या ईश्वर ने जो चीज बनाई है उसके पास बहुत सारे क्वालिटीज ईश्वर ने उनको दिया है। हेल्थ का दिया है, वर्च्यू दिया है, गिफ्ट्स दिए हैं। उनके पास अपने खेत है, जो खलिहान है, जिसकी वजह से उनके हर बिटर ड्रॉट जो है वो स्वीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट पैरा देख लेते हैं। पॉजेज, ये जो ये है, ये पुराने इंग्लिश के जमाने में यू को, आप इसको यू पढ़ो, यू को ये बोला जाता था, ठीक है। पॉजेज यू देयरफॉर यू हु बॉर्न अबाउट इन चैरियट्स एंड सिडेंस नो नो फैटिग but that of idleness and taste no scenes, but such as art contrives possess you still, but such as art contrives possess you still, your element there only can you shine. Again हम लोग पहले इस स्टेंजा के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स को पढ़ लेते हैं। फटीग, जो यहाँ आपको फटीग दिख रहा है, इसका मतलब होता है थकान, थका हुआ। आइडलनेस, आलस को बोलते हैं। कंट्राइव्स यानी योगदान। पॉजेस यानी अधिकारी, जो हमारा हो, जिसको हम अपने पास पॉजेस करते हैं, मेरा है, जो बोलते हैं ना ये मेरा है, आई पॉजेस दिस बुक, ये बुक किताब मेरी है। तो अधिकार से जो हम लोग चीजों को अपनाते हैं वो पॉजेस होता है। एलिमेंट यानी तत्व। सो यहाँ पे पॉजेस यू देयरफॉर यू हु बॉर्न अबाउट, तो जो वहां जन्म लिए हैं। बॉर्न अबाउट, कहाँ पे बॉर्न की बात हो रही है? विलेज में। फिर से कहाँ की बात हो रही है? विलेज की। तो विलेज में इफ समबडी हैज बॉर्न, अगर किसी ने विलेज में जन्म लिया है तो वो सारे चीजों के अधिकारी है। किन चीजों के? इन चैरियट्स एंड शेडल्स नो नो फैटिग। आपको पता ही है, अभी आप 21st सेंचुरी में हो। अभी हमारे पास सफर करने के लिए, हिंदी वाला सफर, यात्रा करने के लिए ट्रेन है, प्लेन है, हवाई जहाज है, अगर किसी को चांद पे जाना है तो रॉकेट है। तो हम लोग बहुत सारे फैसिलिटीज के साथ अभी हैं। बट पहले के समय में चैरियट्स, जो रथ होते थे ना, घोड़ों से जो चलते थे, उसमें लोग जो अमीर होते थे वो उसमें बैठ के जाते थे, जो गरीब होते थे वो पैदल जाते थे। लेकिन फिर भी उनको कोई फटीग फील नहीं होता था, कोई थकावट महसूस नहीं होता था, क्योंकि वो हेल्थ उनका जो होता था वो बहुत ही अच्छा होता था। बट दैट ऑफ आइडलनेस एंड टेस्ट नो सीन्स। अब क्या हो गया है कि जो उस समय वो लोग चैरियट्स में जाते थे या पैदल जाते थे, कहीं रुक जाते थे, तो उनको जो देख करके रास्ते की यात्रा का जो मजा होता था, समटाइम्स जो आइडियलनेस है, आलस्य जो है, खाली होना, आलस्य से भी ज्यादा यहाँ पे मतलब है खाली रहना। तो क्योंकि वो बैठ के आराम से सीन को देख के एंजॉय करते हुए जाते थे, तो वो खालीपन का जो टेस्ट था उस सीन्स में, वो आज के समय में अगर फ्लाइट से हम लोग 2 घंटे में एक शहर से दूसरे शहर या तीसरे शहर पहुंच जा रहे हैं, तो वी कैन नॉट से कि हम लोग उतना सीन्स को या जगह को एंजॉय कर पा रहे हैं। बट सच एज द आर्ट कंट्राइव्स पॉजेस यू स्टिल, योर एलिमेंट देयर ओनली कैन यू शाइन। तो अब जो है हम लोग चमक के पीछे भाग रहे हैं। अब जो है हम लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हम वक्त को ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। हम लोग जो ठहराव का जो आनंद है, जो गांव के लोग लेते थे, आपस में बैठते थे, बात करते थे, वक्त गुजारते थे, चीजों को देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, आज भी करते हैं,
वो चीजें शहर के लोगों के बीच में मिसिंग है। तो यहाँ पे भी एक कंपेयर करने की पोएट ने कोशिश की है कि किस तरीके से शहर और गांव का जो जीवन है उसमें क्या फर्क है। और उन्होंने तो सीधे सीधे ही कहा है कि जो गांव है वो डायरेक्टली ईश्वर ने बनाया है, तो उनके पास हर वो सुख सुविधाएं हैं जो एक सामान्य जीवन और अच्छा जीवन पोएट के अकॉर्डिंग जीने के लिए जरूरी है। आप ये चीज को ध्यान रखना कि ये 18th सेंचुरी का पोएम लिखा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग उनकी सोच है। जरूरी नहीं है कि आज के समय में भी हम लोग गांव को इसी तरीके के रूप में देखें। चलिए हम लोग लास्ट के जो 2 स्टेंजास है उनको देख लेते हैं। सो थर्ड स्टेंजा है, देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। आवर ग्रोव्स वेर प्लांटेड टू कंसोल एट नून, the pensive wanderer in their shades at eve, the moonbeam sliding softly in between, the sleeping leaves is all the light they wish. So यहाँ पे आप देखो, यहाँ बोल रहे हैं there's only minds like yours can do no harm. वहां पे ऐसे माइंड्स है, कहाँ पे? गांव में ऐसे माइंड्स है जो किसी का नुकसान करने के लिए नहीं बने हैं। गांव के लोगों के जो मन है, दिमाग है, वो किसी का नुकसान करने के लिए नहीं बने हैं, वो नहीं सोचते हैं ऐसा। Our groves were planted to console at noon. गांव में उस समय बहुत से गांव में बिजली तो थी नहीं, तो पंखा कहाँ से चले, और लोग रास्ते पे आया जाया करते थे, तो उनको कंसोल करने के लिए, उनको बचाने के लिए नून में, नून यानी दोपहर के वक्त में कंसोल करने के लिए क्या था? आवर ग्रोव्स, ग्रोव्स यानी क्या है? पेड़। तो पेड़ लगाते थे लोग छाया देने के लिए, लोगों को, राहगीर को छाया के लिए वो लोग पेड़ लगाते थे। वो पेड़ थे जो उनको कंसोल किया करते थे। द पेंसिव वेंडरर इन देयर शेड्स एट ईव। और जो पेंसिव वेंडरर्स है, वेंडरर्स का मतलब है जो ऐसे रमता, जो जो हमेशा घूम रहे, घुमक्कड़ लोग। पहले क्योंकि लोग एक जगह नहीं रहते थे, वो जगह जगह पे अपने आप को समय समय पे विस्थापित करते रहते थे, हमेशा कहीं ना कहीं जाके रहते थे। तो वैसे जो वेंडरर्स होते थे जो हमेशा या तो चिंताग्रस्त रहते, जो एक जगह, जिनके पास कोई जगह नहीं है रहने, तो वो क्या करते थे? वो हमेशा ही कहीं ना कहीं जाते आते रहते थे। तो उनको छाया देने के लिए, आप हिस्ट्री के बुक्स में पढ़ते होंगे, बहुत से राजाओं ने जो है वो बनाए हैं, पेड़ लगाए हैं राहगीरों के लिए, यात्रा ठहरने के लिए धर्मशाला टाइप का बनाते थे। तो वो किन के लिए होता था? ऐसे ही लोगों के लिए होता था जो कहीं ना कहीं हर समय, उनका स्थायी कोई ठिकाना नहीं था, तो वो लोगों के लिए उन्होंने ऐसे प्लांटेड जो ग्रोव्स लगाए थे, जो दोपहर को उनको कंसोल करते थे, छाया देते थे, और शाम को उसके शेड्स के नीचे वो लोग रहा करते थे। द मून बीम, द मून बीम स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन। तो मून बीम का, चंद्र बीम यानी चांद की जो रोशनी थी, चांद का जो रोशनी था वो शाम के समय लाइट का काम करता था, और वो धीरे धीरे स्लाइडिंग, स्लाइडिंग यानी होता है ऐसे स्लाइड करना, क्या ऐसे नीचे आना, तो स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन, दो पेड़ों के बीच, पत्तों के बीच, अगर अगर पेड़ है तो इसके पत्ते हैं, अगर इसके बीच अगर यहाँ से चांद की रोशनी आएगी, तो ये जो इधर बीच बीच से पत्तों के बीच से जो रोशनी आके छन के जो धरती पे आती थी, उससे वो लोग मजे लेते थे। वो उनके लाइट का, अभी आजकल कैंडल लाइट डिनर करने जाते हैं ना, वो हल्की रोशनी में हल्का करके इन्वायरमेंट क्रिएट करके, पहले ऑलरेडी बने बनाए ईश्वर ही बना करके उनको दिया करते थे। द स्लीपिंग लीव्स इज ऑल द लाइट दे विश। और शाम के समय जो रात को पत्ते जो सो जाते थे, उसके बीच से जो रोशनी आती थी, उसके द्वारा जो है इस तरीके की रोशनी आकर के, ओके। सो नेक्स्ट पैरा जो है आप देख सकते हो, birds weathering all the music we can spare, birds weathering all the music we can spare, the splendor of your lamps they but eclipse, our softer satellite your song confound, our more harmonious notes the thrush departs, scared and the offended nightingale is mute, nightingale is mute, nightingale is a name of a bird। तो यहाँ पे फिर से पहले तो रोशनी कैसे आती थी उसकी बात हुई, कैसे लोग दोपहर को गर्मी से बचते थे उसकी बात हुई, शाम को रोशनी का कारण क्या होता था? मूनबीम। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ लाइट इन द विलेजेस इन द नाइट, तो आंसर होगा द मूनबीम।
एंड फॉर whom the shades were there, so for the pensive vendors. इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स इसमें से आते हैं. सो बर्ड्स वेबरिंग ऑल द म्यूजिक. म्यूजिक का सोर्स क्या था? अब जीवन में लोग मजे करने के लिए कुछ चीजें है ना, म्यूजिक है, खाना है, हेल्थ है. तो म्यूजिक का सोर्स, म्यूजिक इज वन ऑफ द, हमेशा से शुरू से लेके अभी तक म्यूजिक एक ऐसा सोर्स रहा है जिससे लोग अपने आप को शांति की उससे खोजते हैं. तो म्यूजिक कहाँ से आता था? बर्ड्स वेर द सोर्स ऑफ म्यूजिक इन द विलेजेस. वी कैन स्पेयर द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प डे बट इक्लिप्स. इक्लिप्स आपको पता है या नहीं? इक्लिप्स यानी ग्रहण. तो ग्रहण जो है वो लैम्प जो है, दे बट इक्लिप्स. अब जो है द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, अब जो लाइट्स हैं, जो बहुत सारे यंत्र जो लग चुके हैं सैटेलाइट्स के लिए, टेलीफोन कनेक्शंस के लिए, नेटवर्क के लिए, इंटरनेट के लिए, बहुत सारे बड़े बड़े पोल्स रोड पे लग चुके हैं. तो उसकी वजह से क्या हो गया? इक्लिप्स, ग्रहण लग गया है. किसको ग्रहण लग गया है? बर्ड्स को. आजकल वो चिड़ियाएं नजर नहीं आती है, ना शहर में ना गांव में, जो पहले कभी म्यूजिक का सोर्स हुआ करती थी. गांव में तो फिर भी कभी कभी नजर आ जाती है, शहर में तो बिल्कुल नजर नहीं आती. आवर सॉफ्टवेयर सैटेलाइट योर सॉन्ग्स कन्फर्म. जो हमारे अब सैटेलाइट्स हो गए हैं उनकी वजह से अब उन्हीं का गाना हमें सुनाई दे रहा है. रोड्स पे आपको कार के म्यूजिक सुनाई देते हैं, भौ 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 भौ, या बड़े बड़े मशीन्स की आवाजें आती हैं, या अलग साउंड्स आते हैं. बट जो ये सॉन्ग्स बर्ड्स गाया करती थी वो पूरी तरह से गायब हो चुका है. आवर मोर हारमोनियस नोट्स द थ्रश डिपार्ट्स. और जितने हमारे हारमोनियस नोट्स थे वो सारे क्या हो गए हैं? वो सारे डिपार्ट कर गए हैं. डिपार्ट यानी चला जाना. जैसे फ्लाइट डिपार्ट करती है, टेक ऑफ करती है, तो वो चले जाते हैं, वैसे ही ये भी चल जा चुका है. स्केयर्ड एंड द ऑफेंडेड नाइटेंगल इज म्यूट. नाइटेंगल आपको पता है, बुलबुल चिड़िया जो है, जो बहुत फेमस है गाने के लिए, जिसकी आवाज बहुत मधुर होती है. तो नाइटेंगल अब क्या हो गई है? म्यूट हो गई है. उसकी आवाज क्या हो गई है? बंद हो गई है. अब ये आवाज हमें सुनाई नहीं देती. क्यों नहीं देती है? क्योंकि वो चिड़िया ही नहीं दिखती है. क्यों नहीं दिखती है? बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट्स, बिकॉज ऑफ द बड़े बड़े टावर्स, बिकॉज ऑफ सो मेनी अदर थिंग्स. टाउन्स में बड़े बड़े इमारतें बन चुकी है जहाँ पे पेड़ नहीं है, तो चिड़िया कहाँ से आएगी? चिड़िया तो पेड़ पे रहती है. तो पेड़ नहीं होने के कारण, सैटेलाइट्स के कारण, बड़े बड़े टावर्स की वजह से चिड़ियाएं जो हैं वो शहरों से तो बिल्कुल चली गई हैं, म्यूट हो चुकी हैं. तो उनके म्यूजिक्स हमें सुनाई नहीं देते. अब हम लोग म्यूजिक के लिए बड़े बड़े स्पीकर्स पे डिपेंड करते हैं, जो नॉइस पोल्यूशन का भी कारण है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो हम लोग जो है अब इसकी समरी देख लेते हैं पोएम की. आप देख सकते हो, द पोएट हैज ट्राइड टू कंपेयर द लाइफ ऑफ विलेज एंड ऑफ टाउन. ये तो मैंने फर्स्ट लाइन से ही आपको बताया कि इस पोएम में क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है दो चीजों के बीच, विलेज एंड टाउन के बीच कंपेयर हो रहा है. आपको वो पिक्चर दिख रहा है जहाँ पे एक विलेज का सीन है और एक टाउन का सीन है. ओके. द पोएट बिलीव्ड दैट द विलेजेस आर मेड बाय गॉड. पोएट क्या बिलीव करते हैं, क्या विश्वास है उनको? कि विलेज जो है वो किसने बनाया है? ईश्वर ने बनाया है. सो इसलिए जब ईश्वर ने बनाया है, देयर इज नो आर्टिफिशियलिटी एंड एवरीथिंग इज नेचुरल. कुछ भी आर्टिफिशियल उसमें नहीं है, नकली कुछ भी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल है, प्राकृतिक है. एंड द टाउन्स आर मेड बाय द मैन एज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इन्वेंटेड एंड मेड बाय देम. क्योंकि सारी चीजों का खोज किया है मनुष्य ने अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार, अपने आप को ग्रो करवाने के लिए, डेवलप करने के लिए उन्होंने सारी चीजों का इन्वेंशन किया है. और इसीलिए वो सारी चीज नेचुरल या आर्टिफिशियल, एक्चुअली नेचुरल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, वो सब कुछ ही आर्टिफिशियल है. फैसिलिटीज भी. द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड हाउ द पीपल ऑफ अ विलेज आर मोर फॉर्चुनेट as they have their own lands to cultivate, own cattle for clothes and milk. तो ये क्यों फॉर्चुनेट है? कह रहे हैं कि जो गांव के लोग हैं, पीपल ऑफ द विलेज आर मोर फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली है. क्यों है? इसलिए है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, ये मेरा ओपिनियन नहीं है, पोएट का ओपिनियन है, इसलिए वो भाग्यशाली है
क्योंकि उनके पास अपने लैंड्स हैं। आप ये याद रखना, ये 18th सेंचुरी का पोएम है और ब्रिटिश पोएट ने लिखा है उनके देश के गांव के हिसाब से। तो उनके पास अपने खेत हैं खेती करने के लिए, उनके पास अपने जानवर हैं जिससे वो क्लोथ्स निकालते हैं भेड़ वगैरह से, और दूध भी लेते हैं। दे कैन इंजॉय द मूनलाइट एंड शेड ऑफ ट्रीज। वहाँ बहुत से गांव में पेड़ पौधे होते हैं जिसकी वजह से उनको मूनलाइट का वो मजा भी लेते हैं और शेड्स भी लेते, छाया भी जो है पेड़ पौधों की वो लेते हैं। दे इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ देयर लाइफ। वो अपने जीवन का हर मोमेंट जो है इंजॉय करते हैं। साथ में और क्या पोएट ने बताने की कोशिश की है, द पोएट हैज ऑल्सो डिस्क्राइब द आर्टिफिशियल लग्जरी ऑफ टाउन। आर्टिफिशियल का मतलब होता है नकली, जो बना हुआ है, बनाया गया है। तो उसके लग्जरी के बारे में, जो सुविधाएं हैं शहर के लोगों ने जो अपने लिए सुविधाएं बनाई हैं, उसका भी डिस्क्राइब किया है पोएट ने। हाउ द लाइफ ऑफ अ मैन इन अ टाउन इज पोजेस्ड इन देयर ओन बाउंड्रीज। जो लोगों के जीवन है एक शहर में, वो कैसे उनके द्वारा ही नियंत्रित है, वो उनके ही द्वारा पोजेस है, अपने ही सीमाओं के अंदर वो अपने जीवन को अधिकार में, नियंत्रण में रखना चाहते हैं और जानते भी हैं। सो दिस इज द समरी ऑफ द पोएम। आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन अ विलेज एंड अ टाउन इन 5 सेंटेंसेस। ये क्वेश्चंस भी है एग्जाम में, आता भी है। सो द माई विलेज हैव, अब आपको इसमें बताना है कि आपके विलेज में क्या क्या है। ओके, टाउन में क्या है और विलेज में क्या है। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देख सकते हो और आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके मुझे इसके आंसर्स आप जरूर भेजना। आपके विलेज में क्या है। माय विलेज हैव फॉर एग्जांपल ट्रीज, और क्या हो सकते हैं, ग्रोव्स, है ना, कल्टीवेटिंग लैंड्स। आपके विलेज में क्या है आप मुझे बताइए। देयर आर लैंड्स एंड फील्ड्स फॉर क्या चीज के लिए होगा, किस चीज के लिए वहां पे जमीन और सब कुछ है, फॉर कल्टीवेशन। ओके, ऑल द पीपल ऑफ माई विलेज डैश ईच अदर। अब आपके गांव के लोग एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, लड़ाई करते, झगड़ा करते, प्यार करते, केयर करते। आप जो आपका आंसर हो वो आप वहां पे लिखना। ओके, वी नो अबाउट ऑल द डैश, हम लोग क्या चीज के बारे में सब कुछ जानते हैं। देयर इज अ वेरी लेस डैश इन आवर विलेज। लेस क्या है आपके गांव में, कम क्या है, पोल्यूशन भी कम हो सकता है, हॉस्पिटल्स कम हो सकते हैं, स्कूल्स कम हो सकते हैं, या क्या कम है आपके गांव में, वो आप यहाँ पे लिखिएगा। वी सेलिब्रेटेड ऑल द क्या फेस्टिवल्स टुगेदर। कहाँ पे, गांव पे सब साथ में मिलकर फेस्टिवल्स मनाते हैं। अब टाउन के लिए क्या है, व्हाट डज अ टाउन हैव, टाउन के पास क्या है, आपको क्या लगता है टाउन के पास क्या है। मे बी हॉस्पिटल्स, ओके, मे बी स्कूल्स, कुछ भी हो सकता है ना। इज देयर एनी लैंड और फील्ड अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन इन टाउन। क्या शहर में खेती करने के लिए कोई जगह बची है, जमीन है लोगों के पास। इफ यू हैव सीन येस और नो, आप इसका आंसर कर सकते हो। डज ईच एंड एवरीवन नो अबाउट द पीपल ऑफ अ टाउन। क्या शहरों में लोग, हर कोई हर किसी को जानता है। आई थिंक इसका आंसर नो ही होगा। आप बताना अगर आप शहर में रहते हो तो यस और नो बताना। व्हाट इज द लेवल ऑफ पोल्यूशन इन योर टाउन। आपके शहर में पोल्यूशन का लेवल क्या है, कैसे चेक करते हो। एयर पोल्यूशन का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जैसे दिल्ली का तो हम लोग न्यूज में ही देखते हैं कि इंडिया में सबसे खराब स्थिति दिल्ली की है। डू यू ऑल सेलिब्रेट ऑल द फेस्टिवल्स टुगेदर इन द टाउन। जो शहर के बच्चे हैं, क्या सारे फेस्टिवल्स वो लोग एक दूसरे के साथ सेलिब्रेट करते हैं या सिर्फ अपने घर पे ही अपनी ही फैमिली के साथ करते हैं। सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको सॉल्व करने हैं। एक और एक्टिविटी हम लोग करेंगे, मैच मेकिंग। ये एग्जाम में भी आता है। 2 कॉलम्स में, एक में वर्ड और एक में उसके मीनिंग्स होते हैं और आपको जो है मैच करना है। तो फर्स्ट वर्ड है थ्रेटन, इसका मीनिंग भी वर्ड मीनिंग के सेक्शन में मैंने बताया था आपको। तो अब आप मुझे बताइए कि ये थ्रेटन का क्या होगा। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 1 का क्या होगा, एग्जॉशन, नेचुरल क्वालिटी, एक्सप्रेस अ थ्रेट, फ्राइटेंडेड, ब्रिलियंस, एडिशनल टू, व्हाट इज रिक्वायर्ड। तो जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट में ही बताया था कि थ्रेटन का मतलब होता है, क्या होता है, फ्राइटेंडेड। आप कभी भी ऐसे मैच नहीं करना, एग्जाम में ऐसे मैच करना इज नॉट राइट। आप ऐसे लिखना 1 का डी। ओके, इसी तरीके से सेकंड जो है फैटीग,
फटीग का मतलब क्या है? फटीग का मतलब आपको हिंदी में लिखा हुआ था थकान, अब इसमें इंग्लिश में वर्ड में देखो कि क्या हो सकता है उसका। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सारे वर्ड्स के मीनिंग को मैच करके मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइएगा। वैसे इसका आंसर भी आपको मैं दिखा दे रही हूँ, लेकिन आप चीटिंग मत करना, पहले खुद करना, उसके बाद आप इसको देखना कि सही है कि नहीं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर पोएम God Made the Country by William Cooper. I hope you have enjoyed this poem and happy learning. आप ऐसे ही इसको पढ़ते रहिए, and if whatever you have doubts, questions, आप प्लीज कंसर्न करिए कमेंट बॉक्स के थ्रू। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।